हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एम विद स्किल सर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित फर्स्ट ईयर फिजिक्स का हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। आज चैप्टर है हमारा प्रतिशत त्रुटि एरर एनालिसिस। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अल्पतमांक की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्पतमांक। अल्पतमांक किसे कहते हैं? ठीक, तो जो अल्पतमांक होता है जिसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट, अल्पतमांक। ठीक, जो अल्पतमांक होता है ये पैमाने का एक न्यूनतम मान होता है। जो अल्पतमांक होता है ये किसी भी पैमाने का एक न्यूनतम मान होता है जिसकी जो शुद्ध मापता है, अर्थात जिसकी सहायता से संख्या को पूर्ण रूप से मापा जा सकता है। ठीक, तो अल्पतमांक जो होता है उस पैमाने का क्या होता है? न्यूनतम मान कहलाता है। उस पैमाने का न्यूनतम मान होता है जिसे शुद्धता पूर्वक मापा जा सकता है। जैसे कहा गया सेंटीमीटर स्केल, आप लोगों ने देखा होगा। जो सेंटीमीटर स्केल होती है इसमें जो पैमाना लिखा होता है वो सेंटीमीटर में होता है। ठीक, इसमें जो पैमाना लिखा होता है वो किसमें होता है? सेंटीमीटर में होता है। इस सेंटीमीटर के अंतर्गत जैसे ये हमारी एक स्केल हो गई। इस स्केल की जो हमने लंबाई मान ली अगर 15 सेंटीमीटर है तो इसमें 15 छोटे खाने 15 खाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे हमने मान लिया ये 8 सेंटीमीटर लंबी हमारी एक स्केल है। तो ये जो सेंटीमीटर स्केल है यहाँ पर जो कितना लिखा है? 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 5 6 7 8। इस सेंटीमीटर पैमाने के बीच में छोटे छोटे खाने होते हैं। 10 छोटे खाने होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10 छोटे खाने होते हैं ये हमारे होते हैं सेंटीमीटर पैमाने। कौन से? वो मिलीमीटर पैमाने। कौन से पैमाने? मिलीमीटर। और एक छोटे खाने का जो मान होता है, इस पैमाने के एक छोटे खाने का जो मान होता है, खाने का एक छोटे खाने का मान 1 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर होता है, या 0.1 सेंटीमीटर होता है। बात समझ रहे हो? तो इसमें जो छोटे छोटे खाने होते हैं सेंटीमीटर स्केल में वो मिलीमीटर को दर्शाते हैं, या 1 मिलीमीटर होता है एक छोटे का खाने का मान, या इसको सेंटीमीटर में बदले तो हम जानते हैं एक जो होता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो 0.1 सेंटीमीटर होता है। तात्पर्य क्या है? जैसे हमसे कहा जाए एक हमने लंबाई मापी, एक वस्तु की जो लंबाई है 2.46 सेंटीमीटर है। ठीक, एक वस्तु थी, उस वस्तु की जो लंबाई है 2.46 सेंटीमीटर है। ठीक, ये जो 2.46 सेंटीमीटर है, अगर कहा जाए इस लंबाई 2.46 सेंटीमीटर को हम जो है सेंटीमीटर स्केल से मापें, हम इसको सेंटीमीटर स्केल से मापें, तो 2.46 सेंटीमीटर को जो हम सेंटीमीटर स्केल से मापेंगे तो हम इसको शुद्धता पूर्वक नहीं माप पाएंगे। क्यों नहीं माप पाएंगे? क्योंकि जो ये सेंटीमीटर स्केल है यहाँ पर 1 मिलीमीटर लिखा है जिसको हमने 0.1 सेंटीमीटर कहा है। क्योंकि जो हमारी सेंटीमीटर स्केल है वो दशमलव के 1 अंक बाद तक शुद्ध माप देती है। दशमलव के कितने अंक बाद? 1 अंक बाद तक शुद्ध माप देती है। 0.1 सेंटीमीटर होता है, अर्थात दशमलव के 1 अंक बाद तक शुद्ध माप देती है। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक लिखे हैं? 2 अंक। दशमलव के बाद 2 अंक लिखे हैं, इसलिए हम इसको सेंटीमीटर स्केल से शुद्धता माप सकते हैं। लेकिन जब मापेंगे तो उस माप में हमारी कुछ ना कुछ क्या आ जाएगी? त्रुटि आ जाएगी। उसी त्रुटि को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? जब प्रतिशत त्रुटि में वो कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो होगा, जो सेंटीमीटर स्केल है
सेंटीमीटर स्केल के एक छोटे खाने का मान कितना आया, एक छोटे खाने का मान आया 0.1 सेंटीमीटर, इसलिए जो सेंटीमीटर स्केल हो जाएगा उसका अल्पतमांक कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब यहीं से हम समझ रहे थे कि जैसे ये 2.46 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको हम सेंटीमीटर पैमाने की सहायता से शुद्धता पूर्वक नहीं माप सकते हैं। अगर यही माप ये 2.4 सेंटीमीटर होती, यही माप 2.5 सेंटीमीटर होती, तो इस 2.4 सेंटीमीटर को और 2.5 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर स्केल की सहायता से शुद्धता पूर्वक माप लेते। क्यों? क्योंकि ये दशमलव के बाद कितने अंक तक है, 1 अंक तक है। तो जो हमारा सेंटीमीटर पैमाना होता है वो दशमलव के कितने अंक तक शुद्ध माप देता है, दशमलव के बाद 1 अंक तक शुद्ध माप देता है। तो अल्पतमांक हम क्या कह सकते हैं, अल्पतमांक क्या होता है, किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान जिसे किसी मापक यंत्र द्वारा शुद्धता पूर्वक मापा जा सकता है, जिसे किसी मापक यंत्र द्वारा शुद्धता पूर्वक मापा जा सकता है, वह उसका क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कहलाता है। तो अल्पतमांक क्या होगा, किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान जिसे किसी मापक यंत्र द्वारा हम शुद्धता पूर्वक माप सकते हैं, वह उसका क्या कहलाएगा, अल्पतमांक कहलाएगा। अल्पतमांक हो जाएगा। अब अल्पतमांक निकालने का फार्मूला क्या होता है, ठीक, अल्पतमांक निकालने का फार्मूला क्या होता है, अल्पतमांक बराबर होता है, अल्पतमांक बराबर एक बड़ा खाना, एक बड़े खाने का मान, एक बड़े खाने का मान बटे बड़े खाने के अंतर्गत आने वाले छोटे खानों की संख्या, बड़े खाने के अंतर्गत आने वाले छोटे खानों की संख्या। ठीक है, बड़े खाने के अंतर्गत आने वाले छोटे खानों की संख्या। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, अल्पतमांक बराबर हो जाएगा एक बड़ा खाना, जिससे सेंटीमीटर स्केल निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर स्केल के एक बड़े खाने का मान कितना है, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर। और एक बड़े खाने के अंतर्गत कितने छोटे खाने आ रहे हैं, 10/10, तो इसका अल्पतमांक कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जो होगा, सेंटीमीटर स्केल का जो अल्पतमांक हो जाएगा वो 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर होगा। तो अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक में हम कह सकते हैं कि यह मापक यंत्र का सूक्ष्मतम मान होता है, न्यूनतम मान होता है, जिससे मापक यंत्र द्वारा शुद्धता पूर्वक मापा जा सकता है। ठीक है, तो अल्पतमांक किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान जिसे किसी मापक यंत्र द्वारा शुद्धता पूर्वक मापा जा सकता है, क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। ठीक है, टॉपिक पढ़ेंगे हम यथार्थता एक्यूरेसी किसे कहते हैं। जैसे हमने माना भाई एक वस्तु है हमारी, ठीक, हमने माना एक वस्तु की जो लंबाई, एक वस्तु की लंबाई, एक वस्तु की जो लंबाई है 10.2 सेंटीमीटर या 10.2 सेंटीमीटर। ठीक, एक कहा गया एक वस्तु की जो वास्तविक लंबाई है वो 10.2 सेंटीमीटर है। ठीक, जब इसको कहा गया, दो लोगों से कहा गया, एक व्यक्ति था हमारा ए और एक व्यक्ति था बी। ठीक, कहा गया इन दो व्यक्तियों से कहा गया इस वस्तु की लंबाई आप मापिए। तो ए ने जो उस वस्तु की लंबाई निकाली, ए ने जब उस वस्तु की लंबाई निकाली तो इसने कहा ये जो लंबाई आई है वो 10.18 सेंटीमीटर है। कितनी निकाली, इसने कहा जो वस्तु की लंबाई है वो 10.18 सेंटीमीटर है। दूसरे व्यक्ति ने जब इसकी लंबाई निकाली, नापा, तो उसने कहा इस वस्तु की जो लंबाई है वो 10.11 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10.11 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, एक वस्तु की जो वास्तविक लंबाई थी वो कितनी थी, 10.2 सेंटीमीटर। जब इस वस्तु को दो व्यक्ति एक व्यक्ति हमारा ए था और एक व्यक्ति हमारा था बी था, तो कहा गया व्यक्ति ए और बी से इस वस्तु को मापिए। तो ए ने जब वस्तु को मापा तो ए ने कहा इस वस्तु की जो लंबाई है वो 10.18 सेंटीमीटर है और बी ने कहा
ये जो लंबाई है ये कितनी है, 10.11 सेंटीमीटर है। तो अब हम यहां से देखेंगे कि ये जो दो मापें मापी गई हैं, इन दोनों मापों में कौन सी माप वास्तविक मान के निकट है, कितना निकट है, कौन सी माप जो है वास्तविक मान के निकट है। तो देखा जाए तो 10.18 जो है वो 10.2 सेंटीमीटर के निकट है। किसकी तुलना में, 10.11 सेंटीमीटर के। तो यहां पर जो 10.18 होगी वह वास्तविक मान के अत्यंत निकट है। तो ये जो नाप होगी ये हम कह सकते हैं 10.11 सेंटीमीटर की तुलना में कैसी माप है, यथार्थ माप है, अर्थात एक्यूरेट जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूरेट। ठीक, तो ये जो माप है ये माप वास्तविक मान के अत्यंत निकट है, इसलिए यह इसकी माप जो होगी कौन सी माप कहलाएगी, यथार्थ माप कहलाएगी। ठीक, तो यथार्थता, किसी वस्तु की यथार्थता क्या होती है, यथार्थता का तात्पर्य होता है कि जो दी गई माप है वो वास्तविक माप के कितना निकटतम है। या हम कह सकते हैं किसी वस्तु माप की यथार्थता यह दर्शाती है कि जो दी गई माप है या मापी गई जो माप है वो वास्तविक माप के कितना निकट है। जो मापी गई माप वास्तविक माप के जितना निकटतम होती है वह उसकी कौन सी माप कहलाती है, यथार्थ माप कहलाती है। वही उसकी कौन सी माप कहलाती है, यथार्थ माप कहलाती है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि जैसे किसी वस्तु का वास्तविक मान दे दिया गया है, अब उसको आपने विभिन्न प्रेक्षणों की सहायता से उस वस्तु के मान निकाले, तो प्रेक्षणों से प्राप्त मानों में जो मान वास्तविक मान के जितना निकट होगा वह उसका कौन सा मान कहलाएगा, यथार्थ मान कहलाएगा। ठीक, तो हम यहाँ से कह सकते हैं किसी वस्तु की जो यथार्थता होती है वह यह दर्शाती है कि जो ली गई मापें हैं वो वास्तविक माप के कितना निकटतम है। जो माप वास्तविक माप के जितना निकट होती है वह उसकी क्या कहलाती है, यथार्थ वैल्यू कहलाती है या यथार्थ मान कहलाता है। जैसे हमने कहा भी बताया आपको कि एक वस्तु की जो वास्तविक लंबाई थी वो 10.2 सेंटीमीटर थी। इसको दो लोगों से मापने के लिए कहा गया। एक लोगों ने इसकी मापी 10.18 सेंटीमीटर और एक लोगों ने इसकी मापी 10.11 सेंटीमीटर। तो 10.18 जो है सेंटीमीटर वो वास्तविक मान के अत्यंत निकट है। तो वास्तविक मान के अत्यंत निकट होने के कारण 10.18 जो होगी वह वस्तु की कौन सी माप कहलाएगी, यथार्थ माप कहलाएगी। ठीक, इसी प्रकार इसी में जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक वस्तु की जो वास्तविक लंबाई है, वस्तु की वास्तविक, हमने माना वस्तु का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो, जैसे हमने मान लिया वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान 9.8 किलोग्राम माना गया कि वस्तु का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो 9.8 किलोग्राम। अब इसे तीन लोगों से मापने के लिए कहा गया। एक लोगों ने जो इसकी माप निकाली, ए ने, उसने निकाला 9.72 किलोग्राम, बी ने यह 9.7 ग्राम, बी ने जब इसका मापन किया उसने कहा ये जो माप है 9.6 किलोग्राम है। तीसरे ने जब इसका मापन किया तो उसने कहा ये जो माप है वो है 9.75 किलोग्राम। तो अब यहां से बताइए कौन सी जो माप होगी वो वस्तु की यथार्थ माप होगी। तो इन तीनों मानों में देखा जाए तो 9.75 जो है वो वास्तविक मान के अत्यंत निकट है। 9.75 किलोग्राम जो है वो वास्तविक मान 9.8 किलोग्राम के क्या है, अत्यंत निकट है। इसलिए 9.75 जो होगी वो 9.8 किलोग्राम की कौन सी माप होगी, यथार्थ माप होगी। ठीक, तो अगर यहाँ से कई मापें दी गई हैं, वास्तविक मान दिया गया है और कई सारी मापें दी गई हैं, ठीक, तो उसमें या कई सारी मापें निकाली गई हैं, तो उसमें जो माप वास्तविक मान के अत्यंत निकट होगी वही उसकी कौन सी माप कहलाएगी, यथार्थ माप कहलाएगी। निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था वास्तविक मान और यथार्थ मान के बारे में। ठीक है, तो निरपेक्ष त्रुटि उसी प्रकार हम निकालते हैं। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं फिर इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जैसे देखा गया कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जैसे हमने निकाला, गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है।
कुछ बच्चों को प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करने के लिए कहा गया कि सरल लोलक की सहायता से गुरुत्वाकर्षण जी का मान निकालिए। तो उन बच्चों ने जब प्रयोग किया तो किसी बच्चे ने जो गुरुत्वाकर्षण का मान निकाला, एक बच्चे जीवन ने गुरुत्वाकर्षण का मान निकाला 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी ने जो इसका मान निकाला G2 ने, दूसरे ने, तो उसने इसका मान निकाला 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले बच्चे ने जो इसका मान निकाला उसने इसका मान निकाल दिया 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फिर एक और बच्चे ने इसका मान निकाला, वो आया हमारा 8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन 4 बच्चों ने प्रयोग किया, तो 4 बच्चों ने प्रयोग के दौरान इतने मान निकाले। किसी ने, पहले बच्चे ने निकाला 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे बच्चे ने 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरे ने 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और चौथे बच्चे ने 8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान निकाला। तो ये जो हमारे सारे मान हुए, ये हमारे मान प्रेक्षित मान या कहलाए कौन से मान? इन सभी मानों को हमने कहा प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान। प्रेक्षित मान या इनको हम कौन सा मान कहते हैं? प्रायोगिक मान, क्योंकि ये प्रयोग के दौरान निकाले गए मान है। ठीक, और ये जो ऊपर मान दिया गया है जी का मान, ये हमारा कौन सा मान है? वास्तविक मान। कौन सा मान है? वास्तविक मान है। तो यहां से अगर हम निरपेक्ष त्रुटि की बात करेंगे, निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाती है? निरपेक्ष त्रुटि बराबर होती है वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक या प्रेक्षित मान। तो यहां पर अंतर किया जाता है किस मान का? वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का जो अंतर होता है, वही अंतर हमारी क्या कहलाती है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मानों का जो अंतर होता है, वही अंतर हमारा क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर हमारी कितनी हो जाएगी? निरपेक्ष, अब यहाँ त्रुटि नहीं होंगी, कई सारे मान आए हैं तो यहाँ निरपेक्ष त्रुटियां होंगी। क्या होंगी? निरपेक्ष त्रुटियां। तो निरपेक्ष त्रुटियों को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा चिन्ह लगा के। क्या लगा के? डेल्टा, क्योंकि डेल्टा यहाँ पर क्या दर्शाता है? अंतर। तो यहाँ से निरपेक्ष त्रुटियों की बात करेंगे तो निरपेक्ष त्रुटियां हमारी कितनी हो जाएंगी? निरपेक्ष त्रुटियां जो होंगी डेल्टा G1 बराबर G माइनस G1। G से वास्तविक मान से पहले प्रायोगिक मान को घटाएंगे, डेल्टा G2 बराबर G माइनस G2। यहाँ पर G2 दूसरा जो है दूसरी निरपेक्ष त्रुटि होगी, G उसका वास्तविक मान होगा और G2 उसका क्या हो जाएगा? दूसरा प्रायोगिक मान हो जाएगा। ठीक, डेल्टा G3 में हम जाएंगे, डेल्टा G3 बराबर G माइनस G3 हो जाएगा और डेल्टा G4 ये चौथी निरपेक्ष त्रुटि बराबर हो जाएगी G माइनस G4। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान का जो अंतर होता है, वही अंतर उसकी क्या कहलाती है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। देखिए, कभी कभी कोई जो प्रश्न होता है, उस प्रश्न में हमारी निरपेक्ष त्रुटियां नहीं दी होती हैं, उस प्रश्न में निरपेक्ष त्रुटियां नहीं दी होती हैं, तो वो वास्तविक मान नहीं दिया होता है। तो जो प्रायोगिक मान होता है, उस अगर हम प्रायोगिक मान का हम समांतर माध्य निकाल लेते हैं, प्रायोगिक मान का जो हम समांतर माध्य निकाल लेते हैं, वही प्रायोगिक मान का जो समांतर माध्य हो जाता है, वही उस भौतिक राशि का क्या हो जाता है? वास्तविक मान हो जाता है। बात समझ में? जैसे हमने कहा इसमें तो वास्तविक मान दिया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। ठीक, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में जो दिया होता है वो वास्तविक मान नहीं दिया होता है, भौतिक राशि का वास्तविक मान नहीं दिया होगा। तो उस परिस्थिति में जो हमारे प्रायोगिक मान होते हैं, तो प्रायोगिक मान का जो हम समांतर माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य ही उसका क्या कहलाता है? उसका कहलाता है समांतर माध्य ही उसका वास्तविक मान कहलाता है। ठीक है, तो निरपेक्ष त्रुटि हो गई। निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होता है? वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान का जो अंतर होता है, वही अंतर हमारा क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। आगे हम पढ़ेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर होती है निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य। ठीक, तो जो हमारी निरपेक्ष त्रुटियां होती हैं, निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य अर्थात औसत मान जो होता है, वही हमारा क्या कहलाता है?
माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। तो निरपेक्ष त्रुटियों का जो समांतर माध्य या औसत मान जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, निरपेक्ष त्रुटियां कहलाता है, वो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटियों का औसत मान, निरपेक्ष त्रुटियों का औसत मान। और औसत मान बराबर क्या होता है, औसत मान बराबर होता है अर्थात समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो औसत मान बराबर, इसलिए निरपेक्ष त्रुटि बराबर पदों का योगफल, औसत मान बराबर या समांतर माध्य बराबर क्या होता है, क्योंकि समांतर माध्य बराबर होता है माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक, अभी हमने इससे पहले प्रश्न में निकाली थी, इससे पहले प्रश्न में हमने निकाली थी जो हमारी निरपेक्ष त्रुटियां आई थी। वो निरपेक्ष त्रुटियां कौन कौन सी आई थी, निरपेक्ष त्रुटियां जो आई थी हमारी, वो आई थी एक हमारी G1 डेल्टा G1, दूसरी आई थी डेल्टा G2, तीसरी आई थी डेल्टा G3 और चौथी आई थी डेल्टा G4। अगर हमारी निरपेक्ष त्रुटियां 4 है, कितनी है 4, तो हम देखिए जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि लिखते हैं इसमें हम माड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, माड डेल्टा G1 प्लस माड ऑफ डेल्टा G2 प्लस माड ऑफ डेल्टा G3 प्लस माड ऑफ डेल्टा G4 अपॉन 4, अपॉन क्या हो जाएगा 4। ठीक, यहाँ पर माड का मतलब होता है, माड का मतलब 2 लाइनें होती है। जो माड होता है वो हमेशा धनात्मक संख्या देता है। कैसी संख्या देता है, धनात्मक संख्या देता है। अगर कोई संख्या ऋणात्मक भी आ रही है, उसका मान ऋणात्मक आ रहा है, तो जब हम माड निकालते हैं तो वो सदैव क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। और कैसे धनात्मक हो जाती है, धनात्मक होने के बाद जैसे हमने यहाँ से माड ऑफ -5 लिखा, तो इसका मतलब क्या है, जब ये माड हटाते हैं तो माड हटाने पर पहले हम वर्गमूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्गमूल। और जो संख्या दी होती है उस संख्या का हम वर्ग करते हैं। संख्या यहाँ पर कितनी दी है, -5, हम -5 का वर्ग करेंगे। तो -5 का वर्ग कितना आएगा, 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर जो माड होती है, माड हमेशा कैसी संख्या देती है, धनात्मक संख्या देती है। ठीक, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, निरपेक्ष त्रुटियों का जो औसत मान होता है वही औसत मान हमारा क्या कहलाता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। इसे हम डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी डेल्टा ए बार से किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा ए बार। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, निरपेक्ष त्रुटियों का औसत मान, और वही हमारी क्या कहलाएगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। यही हम पढ़ते हैं आगे, इसी में आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी, आपेक्षिक त्रुटि बराबर होती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, बटे वास्तविक मान। ठीक, तो अपेक्षित त्रुटि या इसको भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। अपेक्षित त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, अपेक्षित त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि होती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा राशि के, भौतिक राशि के वास्तविक मान का जो अनुपात होता है, बटे में जब हम लिखते हैं तो इसको अनुपात कहते हैं। ठीक, जब माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम राशि के वास्तविक मान से भाग दे देते हैं, तो राशि के वास्तविक मान से भाग देने पर जो त्रुटि बनती है उस त्रुटि को हम कौन सी त्रुटि कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। बात समझ में आई, क्या होती है भाई, जब आपेक्षिक माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम भौतिक राशि के वास्तविक मान से भाग दे देते हैं, तो वास्तविक मान से भाग देने पर जो त्रुटि बनती है उस त्रुटि को हम कौन सी त्रुटि कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि बराबर होती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। ठीक है, अब यहीं पर एक त्रुटि होती है हमारी प्रतिशत त्रुटि। इतना सब होने के बाद नंबर आता है किस त्रुटि का, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर होती है आपेक्षिक त्रुटि गुणे 100। आपेक्षिक त्रुटि
को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपेक्षित त्रुटि को 100 से गुणा करने के पश्चात जो त्रुटि बनती है उस त्रुटि को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अर्थात प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हमने डेल्टा ए बार से प्रस्तुत किया था, कितना हो जाएगा डेल्टा ए बार अपान ए, ये उसका कौन सा मान होगा, वास्तविक मान गुणे 100%। ठीक, ये इसकी कौन सी त्रुटि कहलाएगी, प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। प्रश्न दिया गया है, इन त्रुटियों पर आधारित एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिसको आप देखेंगे और समझेंगे। न्यूमेरिकल दिया गया है, सरल लोलक के एक प्रयोग में एक छात्र ने 5 प्रेक्षण प्राप्त किए। सरल लोलक के एक प्रयोग में एक छात्र ने 5 प्रेक्षण प्राप्त किए जो निम्नलिखित है। T1 बराबर 2.63 सेकंड, T2 बराबर 2.56 सेकंड, T3 बराबर 2.42 सेकंड, T4 बराबर 2.71 सेकंड तथा T5 बराबर 2.80 सेकंड। कह रहा है इन प्रेक्षणों की सहायता से निम्नलिखित की गणना कीजिए। क्या निकालना है, पहले औसत आवर्तकाल, फिर निरपेक्ष त्रुटियां, फिर औसत निरपेक्ष त्रुटियां, फिर भिन्नात्मक त्रुटि, फिर प्रतिशत त्रुटि। इन 5 चीजों की हमें क्या करना है, गणना करना है। इन 5 राशियों की गणना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है T1 का मान कितना दिया गया है, T1 बराबर दिया गया है 2.63 सेकेंड, T2 बराबर 2.56 सेकेंड, T3 बराबर 2.42 सेकेंड, T4 बराबर 2.71 सेकेंड और T5 बराबर 2.80 सेकेंड। ये दिए गए हैं। ठीक, इतने मान दिए गए। तो हमें निकालना क्या है, पहले औसत आवर्तकाल। तो नंबर 1 औसत आवर्तकाल बराबर औसत आवर्तकाल काल T बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 बटे 5। औसत अर्थात माध्य, औसत और माध्य में हमने बताया था क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या बराबर T बराबर हो जाएगा T1 का मान 2.63, 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 बटे 5। योग कर लो भाई सबका। T बराबर, योग में हम दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं। 0, 1, 3, 9, 12, 12 के 2 हाथ लगा 1, 1, 8, 1, 9, 9 7 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 के 1 हाथ लगा 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। ठीक, बटे 5, 2 अंकों बाद दशमलव दशमलव लगाते हैं, इसको काट दें। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक, दशमलव लगा दें। ठीक, कितना बचा 3, 31, 5 छक्का 30, फिर कितना बचा 5 छक्का 30, 2 5 छक्का 30, एक बचा दशमलव लगाया 0 बढ़ा दिया, 5 दूनी 10। जो इसका औसत मान आएगा वो कितना आएगा, 2.62 सेकेंड आएगा। ठीक, जब इसका औसत मान 2.62 सेकेंड आएगा। जब हमने आपको निरपेक्ष त्रुटि पढ़ाई थी तो उसमें हमने अभी बताया था कि अगर वस्तु का वास्तविक मान नहीं दिया होता है तो जो हमारे प्रेक्षित मान होते हैं, प्रायोगिक मान होते हैं, उनका हम समांतर माध्य मान लेते हैं और वही समांतर माध्य जो होता है हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक मान कहलाता है। ठीक, तो हमारा वास्तविक मान जो T हो गया वो बराबर कितना हो गया, 2.62 सेकेंड। अब हम यहाँ से निकाल लें निरपेक्ष त्रुटियां। तो 5 हमारे जो प्रायोगिक मान 5 हैं, तो निरपेक्ष त्रुटियां भी कितनी प्राप्त होंगी, 5 प्राप्त होंगी। इसलिए निरपेक्ष त्रुटियां निकालेंगे। तो निरपेक्ष त्रुटियां डेल्टा चिन्ह लगा के निकालते हैं, डेल्टा T बराबर। ठीक, चाहे इसके औसत मान औसत आवर्तकाल को A से दर्शा दीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। A या चलो T से ही रहने दो, T। ठीक, तो निरपेक्ष त्रुटियों को A से दर्शाइए। तो डेल्टा A1 बराबर T
माइनस T1, T माइनस T1, जहाँ T वास्तविक मान, T1 इसका कौन सा मान है, प्रायोगिक मान। तो T का मान कितना है 2.62 माइनस इससे T1 घटाएंगे, T1 का मान आया 2.63, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 0.01 सेकेंड। पहली निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी माइनस का 0.01 सेकेंड। दूसरी निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे डेल्टा A2 बराबर T माइनस T2, T का मान 2.62 और T2 का मान 2.56। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, घटाएंगे 2.62 से 2.56, तो ये आएगा हमारा 0.06 सेकेंड, 0.06 सेकेंड। ठीक, यहाँ से हम निकाल लें डेल्टा A3, तो ये बराबर हो जाएगा T माइनस T3। ठीक, T माइनस T3, तो T का मान 2.62, T3 का मान कितना है 2.42, तो इसको जब इससे घटाएंगे तो आएगा 0.20 सेकेंड। ठीक, इसी प्रकार हम निकाल लें डेल्टा A3, तो डेल्टा A3 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी डेल्टा A4, तो डेल्टा A4 बराबर हो जाएगा T माइनस T4, तो T का मान 2.62 और T4 का मान कितना है, T4 का मान है 2.71। ये जो हल करेंगे तो आएगा माइनस का 0.09 सेकेंड। ठीक, फिर हम निकाल लें डेल्टा A5 निरपेक्ष त्रुटि, तो ये हो जाएगा T माइनस T5, T का मान है 2.62 और T5 का मान कितना है 2.80। तो इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा ठीक है 2.62 से आप घटा दिए 2.80, ये बचेगा 2। ठीक, तो भाई बड़ी से छोटी को घटा दिए 2.62, ये बचेगा 10, 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा, और ये बचेगा 7 से 1 घटेगा 1, माइनस का 0.18 सेकेंड। तो ये हमारी क्या आ गई निरपेक्ष त्रुटि आ गई। निरपेक्ष त्रुटि हमारी ये पहली हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। ये हमारी 5 निरपेक्ष त्रुटियां आ गई। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे यहाँ से क्या निकालेंगे, औसत निरपेक्ष त्रुटि। थर्ड पार्ट है औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि बराबर होती है त्रुटि बराबर, इसको हमने कहा था डेल्टा A बार से लिखते हैं। तो डेल्टा A बार बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A5 अपॉन 5। वैल्यू लिखते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा डेल्टा A बार बराबर मॉड ऑफ डेल्टा A1, डेल्टा A1 की वैल्यू माइनस का 0.01 प्लस का डेल्टा A की वैल्यू 0.06 प्लस डेल्टा A3 की वैल्यू 0.20 प्लस डेल्टा A4 की वैल्यू, डेल्टा A4 की वैल्यू कितनी आई है, डेल्टा A4 की वैल्यू माइनस का 0.09 प्लस डेल्टा A5 की वैल्यू माइनस का 0.18/5, इतनी आई है। ठीक, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे जब, तो कितना हो जाएगा, हमने आपको बताया था कि जो मॉड होता है उसे जो कैसी वैल्यू देता है पॉजिटिव वैल्यू। यह कितना हो जाएगा 0.01 प्लस का 0.06 प्लस का 0.20 प्लस का 0.09 प्लस का 0.18/5। ठीक, ये हो जाएगा डेल्टा A बार बराबर, जोड़ दो इसको, 9 8 17, 17 6 23, 1 24, 24 के 4 और लगा 2, 2 1 3, 3 2 5 5। ठीक, 0.54/5, इसको काट दिया जाए, 5 1 कम 5, ये 4 छोटा है, 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक,
यहाँ दशमलव लगा है सॉरी, तो ये 5 एकम 5, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं, 0 हम लेंगे, ठीक। ये बचा 4, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा दिया, 5 40। ये हमारा आया डेल्टा ए बार बराबर 0.108 सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं 0.11 सेकेंड। तो डेल्टा ए बार का मान आ गया 0.11 सेकेंड, ठीक। अब यहां से हम आपेक्षिक त्रुटि निकालेंगे, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि बराबर हो जाएगी भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा ए बार अपॉन ए। तो डेल्टा ए बार का मान कितना आया 0.11 बटे ए का मान कितना आया था 2.62। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, जो मान आएगा वो भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगी। एक प्रतिशत त्रुटि के लिए भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि, जो प्रतिशत त्रुटि आएगी, प्रतिशत त्रुटि के लिए हम लिखेंगे भिन्नात्मक त्रुटि जो मिलेगी, या ऐसे लिख लेना डेल्टा ए बार अपॉन ए गुणे 100, इससे गुणा कर देना। यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा इस मान को 100 से क्या कर देना, गुणा कर देना। तो गुणा करने पर जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू हमारी प्रतिशत त्रुटि की आ जाएगी।